सर अभी तक तो नहीं आया। यस सर स्टार्टेड। नहीं चलो सर ना, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो सर, ये वाला जो क्लास है ये बेसिकली टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के अंदर ये पेपर आता है। इस पेपर का नाम है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, या कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट, दैट मीन्स इट्स अबाउट कि ये जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड चलता है ना, स्पेशली कंपनी, उसको बिजनेस करने के लिए अलग अलग लॉ का सामना, सॉरी अलग अलग आपका सोर्स ऑफ कैपिटल का जरूरत होता है ना सर। सोर्स ऑफ कैपिटल, जैसे एग्जांपल के लिए तुम, जैसे शेयर मार्केट के बारे में तुम लोग सुनते हो या जानते भी हो। मेरा तो क्लास चलता ही है उसका उसका अलग बात है। मैं बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में बात करता हूँ सर, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बात करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। और सिलेबस में भी हर जगह में शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट जैसा ट्रिकी चीज शायद सुनते सुनते आप लोग का, जो लोग मेरे को बहुत दिन से झेल रहा है वो लोगों का आदत हो गया है, जो मेरे पास स्टॉक मार्केट पढ़ता भी नहीं है, शायद उनको भी थोड़ा बहुत आदत हो गया है कि शेयर मार्केट क्या चीज। शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट का एक पार्ट, होल मार्केट इज नोन एज कैपिटल। उसका एक पार्ट है शेयर। शेयर के अलावा और भी कैपिटल का सोर्स होता है, जैसे कि आप लोग अकाउंटेंसी में या लॉ के क्लास में इस तरह का चीज सुनोगे, लाइक जैसे डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, बॉन्ड, दीज ऑल आर कम्स अंडर द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का एक दूसरा पार्ट भी है, मैंने जहां से पैसा का सोर्स आता है उसे मनी मार्केट है। दो पार्ट, इकोनॉमी का पैसा का दो पार्ट, एक हिस्सा जो आरबीआई कंट्रोल करता है और दूसरा हिस्सा जो सेबी कंट्रोल करता है। सेबी जो कंट्रोल करता है वो कैपिटल मार्केट वाला हिस्सा, और आरबीआई जो कंट्रोल करता है वो मनी मार्केट वाला हिस्सा। और ये जो कैपिटल मार्केट का आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस का बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिकली ये समझना है कि इस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में अच्छा खासा चीजें हैं, मैंने काफी डिटेल्स में ही दिया है। ये चीज सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी पढ़ाया जाता है, एज वेल एज जो लोग एनआईएसएम में सेबी का एग्जाम देता है ना अलग अलग, उसमें भी ये सब लॉ पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पर तो डायरेक्टली शेयर मार्केट को संभालना होता है अलॉन्ग विद शेयर मार्केट का कोर नॉलेज। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट का कोर नॉलेज नहीं चाहिए होता है, बट शेयर मार्केट का लॉ के बारे में नॉलेज रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं तो जनरली बोलता हूँ कि भाई सब्स्टिट्यूट करो, लाइक भले ही तुमको यहाँ पर शेयर मार्केट का कोर एरिया नहीं दे रहा है, बट तुमको शेयर मार्केट पढ़ना चाहिए, भले ही शेयर मार्केट से कमाओ या ना। क्योंकि जब किसी भी चीज को तुम प्रैक्टिकली जानोगे ना, उसके लॉ के बारे में तुमको ऑटोमेटिकली आइडिया, नहीं तो सिर्फ थियोरिटिकल फील हो। इसलिए लोग थ्योरी थ्योरी बोलता है, बट मैं एक भी चीज को थ्योरी नहीं मानता, और इसको मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कि भाई रट लो। मेरे डिक्शनरी में रटने वाला कॉन्सेप्ट बहुत मिनिमम है। मेरे डिक्शनरी में हमेशा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट। मेरे को रटने वाला चीज वास्तव में पसंद ही नहीं है, और मैं लाइफ में कोई भी चीज इतना रटा नहीं। बस एक चीज बचपन में थोड़ा बहुत रटना पड़ता था, बचपन में थोड़ा सा ना, वो पोइट्री कंपटीशन होता है ना जिसको बंगाली में आवृत्ति बोलते हैं, सुना है? आवृत्ति नहीं समझता है? किसी भी पोएम को स्टाइल में जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक टोन के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ, पोएम को बोला जाता है। बंगाल में बड़ा कल्चर है ये सब चीजों का। ठीक है, तो बचपन में इस तरह का आवृत्ति, उसको आवृत्ति बोलते हैं, पोएम को जब तुम सुर में बोलते हो विद मीनिंग एंड एक्सप्रेशंस, तब उसका प्रेजेंटेशन के लिए मेरे को बचपन में थोड़ा बहुत आवृत्ति रट्टा लगाना पड़ता, स्पेशली जब बिना किताब देखे बोलना पड़ता। एक होता था जब थोड़ा बड़ा हो गया तब बोला कि देख के भी बोल सकते हो, बट एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। और बचपन में बोला कि नहीं, बिना एक्सप्रेशन, मैंने एक्सप्रेशन सही होना चाहिए,
बट बिना लिखे, तब रटना पड़ा। अब जब बड़े हो गए थे उसके बाद पोएम जो आता था, जो आवृत्ति होना था, वो सब 3-3 4-4 पेज का पोएट्री है। अब 3-3 4-4 पेज तुम मागअप नहीं कर सकता, तो उसको तुमको देख के ही बोलना पड़ता है, उसको आवृत्ति पाठ बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशंस बेहतरीन होना चाहिए, तब जाके तुमको प्राइज मिले, मैंने टॉप 1 2 3 आप आ सकते। बहुत बचपन में किए हैं सर, आवृत्ति किए हैं। मुझे ऐसे मैं बहुत अच्छा नहीं था आवृत्ति में, मैं ज्यादातर अच्छा था डिबेट में। मैं हमेशा डिबेट में बड़ा प्राइज वगैरह लाता था। मैंने ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, खेल और पढ़ाई के अलावा मैं वो 2 चीज करता था, डिबेट, आवृत्ति और क्विज। ये तीनों चीज में मेरा थोड़ा सा नैक था। उसमें क्विज ठीक ठाक, वो तो टीम मिलके करते थे, क्विज में बहुत बार प्राइज जीते। आवृत्ति में उतना मुझे कभी प्राइज मिलता नहीं था। एक बार शायद स्कूल में थर्ड हुए थे या सेकंड हुए थे एक बार शायद। और डिबेट में हमेशा फास्ट, ऑलवेज। बस तुमको मेरे को टॉपिक दे दो बस मैं अभी तुमसे बैठ जाऊंगा, अपना पॉइंट किसी तरह से तुम्हारे ऊपर रख ही दूंगा तुम हाँ बोलेगा, हम ना बोलेगा, तुम ना बोलेगा, हम हाँ बोलेगा। तो किसी भी चीज में मेरे साथ तर्क लग, तू बोलेगा सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बोलेगा नहीं उल्टा होना चाहिए। यानी भले ही उसपे ओरिजिनल में बेस जिसमें भी हो, तुम मेरे को बोलना कि ना में बात करो तो मैं ना में बात बोल दूंगा, हाँ में बोलो तो मैं हाँ में बोल, समझ रहे हो ना? करना चाहिए, कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है ना, ठीक है। तो मेरे पास करना चाहिए कि ना के बारे में भी पॉइंट है, और करना चाहिए उसके हाँ के बारे में भी मेरे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने अपने बच्चा के लिए सीएस सोचा है, कंपनी सेक्रेटरी, ये सही रहेगा? ठीक है, अब ऑब्वियसली देखो मैं टीचर हूँ, सही हाँ ही तो बोलूंगा, है ना? जनरली एक नेचुरल बात है। बट अगर मुझे किसी को ना बोलना है तो उसका भी पॉइंट है मेरे पास, कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी मैं प्रूफ दे दूंगा कि नहीं करना चाहिए। इसको लेके मेरे घर पे सब मेरे को चिढ़ाता है। मैंने मैं इतना ज्यादा तार्किक टाइप का अभी उतना नहीं हूँ सर, हर बात में तर्क आजकल नहीं करता, बट मेरे को तर्क करना आता है। मैंने तर्क माने झगड़ा नहीं, तर्क माने विथ लॉजिक अपने पॉइंट को प्रूव करना ये एक मेरा स्पेशल कला था, जो भी हो छोड़ो। ये सब चीजें ना थोड़ा हेल्प करता है एनालिसिस करने में। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक बचपन में बिल्ड हुआ था, ये तुम्हारे एनालिटिकल एबिलिटीज को बढ़ाता है, समझाने का टेक्निक को एनहांस किया है। ये अंदर मेरे अंदर नेचुरली था। मेरा सारा दोस्त लोग जब भी किसी को कहीं पर भी कंपटीशन, मेरा जूनियर्स सीनियर्स एक्सेट्रा, जिसको कहीं पर भी स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है ना कॉम्पिटिशन, सब आ जाता था, भाई कुछ लिख के दे, भाई कुछ लिख के दे। मेरा एक टीचर था, वो पहले सबको ये सब चीजों के लिए मोटिवेट करता था, लोगों को लिख के देता था, सबको इसको रट के डिबेट लड़ने का। तो मैं बोला ये रट्टा लगा कि कौन डिबेट लड़ता है, ये तुम लोगों में बोलता ना मगब ना करो, मगब ना करो। और वो टीचर सबको लिख के देता था, और उसका एक नाम हो गया था कि उनके पास पढ़ोगे तो तुमको तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत बेहतर। तो मैं भी वो सोच के उनके पास पढ़ने गया था, ताकि मेरा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बेहतर हो। तो मैं देखा कि ये तुम्हारा पॉइंट जानना नहीं चाहता, उसको आता है, वो तुमको लिख के देगा, तुम उसको रटेगा, स्टेज में जाके बड़बड़ बड़बड़ करके आ जाएगा रट्टा लगा के, दुनिया को लगेगा कि भाई इसको बहुत अच्छा आता है, और उसका स्टूडेंट्स का नाम होगा, उसके बदले में उसका मार्केट बढ़ेगा। तो मैं उसके पास पढ़ता था, क्योंकि मेरे को उसका एनवायरनमेंट चाहिए था, कि मेरे को ऐसे एनवायरनमेंट मेरे को मिलता नहीं था घर पे। तो मैं सब कुछ जा रहा था, मैं बोला भाई इसके पास जाने से सब एकदम फास्ट होता है, सेकंड होता है, हम भी जाएंगे। तो हम भी गया, लेकिन डिबेट में मैं नाम दिया, लेकिन मैं उनको नहीं बोला, क्योंकि उनको बोलने से फिर उनका लिखा हुआ चीज बोलना पड़ा। और मेरे को डिबेट का मतलब, मुझे इंडिपेंडेंटली पता था कि मैं इंडिपेंडेंटली लिखूंगा, मैं उसको इंडिपेंडेंटली जाके जरूरत पड़ने से कुछ फ्रेंड से हेल्प मांग लूंगा कि भाई ये पॉइंट सही है कि नहीं है, थोड़ा देख दो। लेकिन मैं रट्टा लगा के नहीं बोलूंगा, और मैं फर्स्ट आ गया। या फिर इंटरेस्टिंगली वो टीचर उस बार उस कंपटीशन में वो भी भाग, और वो आ गया था सेकंड। जनरली वो हमेशा फास्ट आता है, फिर टीचर है बहुत सीनियर है, मेरा भी है। और मैं फास्ट आ गया, वो सेकंड आ गया। और भी कुछ कुछ लोग था, वो लोग थर्ड फोर्थ आ गया, कुछ लोग कंपटीशन से बाहर हो गया।
सब मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा, और वो टीचर तो खास करके, तुम कंपटीशन में नाम दिया, मेरे को नहीं बोला, मेरे को बोलता और बेहतर करके देते, तो मैं फर्स्ट आया। फिर एक्चुअली बोला ए चुप रहे यार, उसको फर्स्ट किया जज ने, तो फिर बोलते नहीं नहीं, उसको फर्स्ट नहीं करना चाहिए, तो उसका पॉइंट सही नहीं था। चलो, अब कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझो। लास्ट दिन पे मैं कैपिटल मार्केट में, देखो कैपिटल मार्केट में आप लोगों का ऑलमोस्ट 40% मार्क्स है, और कैपिटल मार्केट का जो लॉ है, इसे सिक्योरिटी लॉ बोलते हैं। वी कैन आल्सो से शेयर मार्केट लॉ, यस वी कैन से दैट, लेकिन शेयर को एक्चुअली लॉ के एंगल से सिक्योरिटी बोलते हैं। और सिक्योरिटी माने सिर्फ शेयर नहीं, सिक्योरिटी माने शेयर, सिक्योरिटी माने डिवेंचर, सिक्योरिटी माने बॉन्ड्स, सिक्योरिटी माने प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी माने एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू से कंपनी अपना पैसा जुगाड़ करते हैं, और बदले में कंपनी जिस थ्रू से पैसा लेते हैं उनको थोड़ा लीगल सिक्योरिटीज देते हैं, एटलीस्ट उनका पैसा डूबेगा नहीं, इतना सिक्योरिटी लीगली देता है। बट हाँ, इफ देयर इज एनी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कंडीशन, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट जरूर सुने होंगे, कि ऐसे बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, एडवर्टाइजमेंट आता है ना, सुना होगा तुम लोग टीवी में। लेकिन उसके बाद नीचे एक हल्का सा छोटा सा पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, यही चीज पहले, आज से 4 5 साल 6 साल पहले ऐसा नहीं होता। ये जो कॉशन था ना, ये जो सावधान का जो स्लोगन था, इसको बहुत फास्ट बोल रहा, ठीक है, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उसके बाद ऐसा, म्यूचुअल फंड प्लीज रीड ऑल स्कीम केयरफुल, लोग समझेगा ही नहीं, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर इतना छोटा छोटा करके उसको लिखा रहता था कि आंखों में आएगा ही नहीं। फिर सेबी ने बोला कि भाई ऐसे लोगों को झांसा देके बिजनेस करना सही नहीं है, आप लोग बताओ रिस्क है, क्या रिस्क है उसके बारे में भी आप अपने डिटेल्स में बोलो, फिर अगर लोग इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट करने दो। एकदम मेरा पॉलिसी, मैं जैसा पढ़ाता हूँ मैं पहले बोलता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ, कैसे पढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, फिर तुमको समझ में आए, मैं तुमको मौका देता हूँ अंडरस्टैंड करने का, इंडिपेंडेंटली सोचने का, फिर अगर तुम डिसीजंस लेते हो तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। इतना मौका तो देना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि लोगों को किसी तरह से ब्रेन वॉश करके जल्दी जल्दी एडमिशन करा दो, उसके बाद क्या जो होगा देखा जाएगा, मेरा तो एडमिशन हो। ठीक है, मैंने पहली म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही बिजनेस करता है, सब एकदम ल्यूक्रेटिव अच्छा अच्छा दिखा के, 4 5 अच्छा दिखा के, खराब का तो बताता ही नहीं था। बहुत लोग मेरे को फोन करके पूछता है, सर आपके पास जो भी पढ़ता है सब पास करता है, मैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, फेलियर का भी लाइन लगा दो, तुम आ जाओ तुमको भी फेल करा दो, ऐसा थोड़ी होता है, जो पढ़ेगा पास कर, नहीं, पढ़ने से पास नहीं करोगे, ऐसा हुआ है आज तक कि जो पढ़ेगा वो पास नहीं करेगा। मैं एक जन को बोलता हूँ, मेरे को बोलता है कि सर पास कराने का गारंटी लेते हो, मैं बोली तुम पहले मेरे को बॉन्ड पेपर में साइन करते थे कि तुम पास करने का गारंटी लेते हो, अगर तुम पास करने का गारंटी लोगे तो फिर मैं भी पास कराने का गारंटी ले। नहीं नहीं सर ऐसा कैसे, तुम बोलो कि तुमको पास तो छोड़ो, तुमको रैंक होल्डर करोगे, अगर हाँ तो फिर राजी, हम भी राजी, हम भी अभी तुमको बॉन्ड पेपर में साइन कर। अरे क्या मजा है, प्रोफेशनल एग्जाम, मैंने यूपीएससी में, मैंने कोचिंग में ज्वाइन करेंगे, आईएएस बनाने का गारंटी लेना पड़ेगा, कैसे हो सकता है, जो पढ़ेगा समझेगा बनेगा, जो पढ़ेगा समझेगा चार्टर्ड बनेगा, जो पढ़ेगा समझेगा सीएस बनेगा, अगर वो ना भी बन पाए ना, इतना गारंटी है कुछ ना कुछ तो बनेगा, एटलीस्ट रास्ते में फालतू में डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना पड़ेगा, या डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनना पड़ेगा, इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ। बाकी तुम कितना बड़ा कुछ करेगा वो तुम पे डिपेंड करता है,
और तुम्हारे और मेरे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है ना। क्या बोलेगा लोगों को, बस अच्छा अच्छा सुनना है सब, एकदम सब मक्खन लगाने वाला बात करो, सबको बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का बात करें, देखो म्यूचुअल फंड का पूरा चैप्टर से सर अभी क्या म्यूचुअल फंड होगा, नहीं म्यूचुअल फंड नहीं है। पहले पूरा कैपिटल मार्केट का अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। मैं इससे पहले बेसिक्स बताया था एक क्लास में, बेसिक्स करा दिया। अभी मैं सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बस बेसिक्स ही हुआ है। सेकेंडरी मार्केट में लास्ट दिन स्टार्ट किया था, उसी को मैं आज थोड़ा कंटिन्यू करूँ। इसके बाद यहाँ पर तुमको काफी सारा लॉ भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे जब हमारे देश में सेबी नहीं था, तब हमारे देश में पूरा शेयर मार्केट को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 कंट्रोल करता है। आज भी देखता है, आज भी ये लॉ है, यही लॉ है जो पूरा शेयर मार्केट को कंट्रोल। सर ये लॉ क्या देखता है, शेयर मार्केट में क्या देखता है? जैसे इस लॉ के बाद शेयर मार्केट लॉ को और डेवलप करने के लिए सेबी आ गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 96 में बना। फिर टाइम टू टाइम, सॉरी 92 में बना, फिर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होता रहा। सेबी का पावर आज के डेट में बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से हर तरह का सिचुएशंस आपके साथ में एक एक करके, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। ऐसे तो किताब देखने से थोड़ा सा नींद आ जाएगा, बुक्स देखने से नींद आ जाएगा, बट मैं इतना गारंटी देता हूँ मेरे पास पढ़ने से नींद नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को थोड़ा टाइम मिल जाए और शेयर मार्केट का क्लास करने का मौका मिले, ठीक है। तुम लोगों के साथ एक जन सीएमए का पढ़ाई करता है, मैं क्योंकि कंपनी लॉ के ग्रुप में ये पोस्ट किया ना, तो एक जन बोलता है सर, मैं उसको बोला आपका नहीं है, बोलते नहीं नहीं इंटरेस्ट है शेयर मार्केट ना पढ़ना है हमको। मैं बोले अरे तुम्हारा नहीं है, तुम काहे को पढ़ेगा, मैं तो लिख दिया सीएस का क्लास, ठीक है। बोलते नहीं हमको पढ़ना, क्या बोलेगा, हाँ नहीं है तुम्हारा, नहीं हमको पढ़ना है शेयर मार्केट बोल के पढ़ना। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, इसको मैं लास्ट दिन थोड़ा सा स्टार्ट किया था। अगर आप एक्चुअली, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, ये जो टॉपिक है, अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को सिर्फ इसी फील्ड में डेवलप करता है, तो तुम समझ लो उसका एक करियर आराम से डेवलप हो। सिर्फ इसी फील्ड में, कैपिटल मार्केट फील्ड अगर एक फील्ड चूज किया हो, तो उसी फील्ड में अगर अपने आप को रगड़ता रहे, तो यही है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना, पूरा सिस्टम चलाना। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया में मैं लास्ट क्लास में ये चीज समझाया था, कैसे फाइनेंशियल मार्केट का दो हिस्सा है, एक हिस्से को मनी मार्केट कहते हैं, दूसरे हिस्से को कैपिटल मार्केट कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोला कि एक आरबीआई संभालता है, दूसरा सेबी संभालता है, बोला ना सर। मनी मार्केट में ये वाला पार्ट लास्ट दिन समझाया था मैं, फिर भी क्योंकि आज फिर से बात करो तो 2 मिनट बता ही देता हूँ। मनी मार्केट आरबीआई का पार्ट है, इसमें कॉमर्शियल पेपर आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाता है। इसमें से कुछ चीजें अकाउंट्स में भी पढ़ा जाता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग एंट्री होता है। ट्रेजरी बिल एक तरह का डॉक्यूमेंट, लास्ट क्लास में मैं डिटेल्स में ही बताया था। ट्रेजरी बिल इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप सरकार के घर में एक बड़ा अमाउंट जमा करेगा, सरकार आपको बदले में इंटरेस्ट पे करेगा। सभी एक्चुअली ये पूरा खेल ही है, किसी ना किसी के नाम पे, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, किसी ना किसी सरकारी बिजनेस को या सरकार को या कंपनी को पैसा दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, बदले में वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी तुमको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट या डिविडेंड या पैसा रिलेटेड कुछ, तो कुछ भी और नाम पे रिटर्न प्रोवाइड करेगा। बस उसका अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग नाम, अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग नाम, ठीक है। अब अब पॉइंट इज दैट कि सर है तो सब इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, पब्लिक के लिए सब चीज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, बट कंपनी के लिए सब
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। माने कंपनी के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कंपनी को ये सब जगह से पैसा जुगाड़ कर, और पब्लिक के लिए क्या है, जहां जहां पर कंपनी जिस जिस नाम पे पैसा जुगाड़ करेगा वो हर जगह में जाके पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन हर चीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग लॉ है, उसको जानना समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पैसा तेरा कितना ना, सब चीज है पैसा, लेकिन यूज के ऊपर डिपेंड करके पैसा का नाम बदल जाता है। जैसे भिखारी को रास्ते में क्या देते हो? दान। टीचर को क्या देते हो? फीस। भगवान के मंदिर पे क्या डालते हो? दक्षिणा। पुलिस को क्या देते हो? घूस। हाँ, जो जॉब करते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी। बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट। सब पैसा ही तो है, बस पैसे का यूज के ऊपर डिपेंड करके उसका नाम बदल जाओ। गैंग, जो लोग गैंग गैंग वॉर करते हैं उनको क्या दिया जाता है किसी को मारने के लिए? हाँ, रिश्वत नहीं, मान की सुपारी किलर। सुप हफ्ता हफ्ता तो गुंडा लोग उठाते हैं, हफ्ता गुंडा लोग उठाते हैं। सुपारी किलर, सुपारी बोलते हैं उसको, कि उसको सुपारी दिया तूने। लेकिन है क्या? सब पैसा। हाँ संजीत जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं सर, ऐसे ही सर बट्टी बोल रहा। तो बेसिकली जैसे नॉर्मल पैसे का यूज के ऊपर बेस करके हम लोग अपने डेली लाइफ में उसका यूज के ऊपर बेस करके उसका अलग अलग नाम देते हैं, वैसा ही फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी सब पैसा ही है। और ये सब पैसा का जो, ये सब पैसा माने क्या? मोह और माया। पैसा माने मोह माया, ठीक है। अब इस मोह माया में कंपनी का मोह है कि उसको कोई पैसा दे, और पब्लिक का माया है कि जहां हम पैसा डालें हमें बदले में कुछ मिले। कंपनी का मोह है, मोह क्या होता है? किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन है ना। और माया क्या होता है? ना मिले तो दुख। मोह और माया में ही तो डिफरेंस है। जैसे मानो, जैसे मैं, मेरा मेरा मोह क्या है कि मेरा बच्चा मुझे प्यार करे, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर बच्चा मेरे को देख के अगर मुंह घुमा ले तो मेरा माया आ जाएगा, देखो मेरे को देखा नहीं। ये सब मोह माया है ना, पैसा। तो कंपनी के लिए मोह है कि कोई उसको पैसा दे, और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका माया है कि अगर कुछ ना दिया तो, कुछ ना देने के चक्कर में इतना लॉ बनाना पड़ता है। अगर बाई चांस कंपनी ना दिया तो फिर इतना सारा लोगों का इंटरेस्ट का क्या हो? फिर सरकार बोलते है चलो एक सिस्टम डेवलप कर, एक ऑर्गेनाइज तरीका डेवलप करते, ताकि कोई वादा करके भाग ना जाए। इन्वेस्ट जो पैसा कंपनी है वो भी पैसा किसी से लेके फालतू में ना भागे, एटलीस्ट डिच करने का मेंटेलिटी ना हो। और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उनका भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो भी वादा करके, मानो आप किसी कंपनी का शेयर इशू में पार्ट लिया था, शेयर को सब्सक्राइब किया था, देन यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट अमाउंट और कॉल मनी, जो भी पैसा है पेड अप कैपिटल का देना पड़ेगा आपको ना, यू हैव टू पे। बात समझ में आ रहा है? तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आरबीआई कंट्रोल करता है। जैसे लास्ट दिन में आपको आरबीआई का एक फंक्शन समझाया था, याद है तेरे को? हाँ, उस दिन तो शायद तू अकेला ही क्लास किया था। आरबीआई का क्या फंक्शन था? जैसे रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट किया, क्या किया? आरबीआई ने रेट कट किया, रेपो रेट, ठीक है। फ्राइडे को जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट कट किया तो मार्केट में क्या हो गया? ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है। कौन सा पॉलिसी है ये? देखो क्या लिखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंटली हैज रेपो रेट ऑफ 5.50 rate of interest at which commercial bank can borrow money from RBI against the government securities, ठीक है। The RBI has recently reduced the repo rate by 50 basis point of 5.50 on June 6, 2025। 4 दिन पुराना बात। तो स्टॉक मार्केट में मैंने गजब लोगों को
मैंने पहले से बोला हुआ था, नॉट जस्ट ऑन दैट डे, पहले से ही मेरा बोला हुआ था कि भाई मार्केट स्काई रॉकेट हो जाएगा, अगर दम है तो दिखाओ, दम माने पैसा है तो लगाओ, बनेगा। अरे सर कितना? हमने जितना बोलो, कितना चाहते हो, डबल, 2 डबल हो जाएगा, सीरियसली, जिसका दम था बने। एक जन तो 5,000 रुपया डाल के करीब करीब 15,000 16,000 रुपया बना, मैंने 3 गुना, जिसका कम था, ज्यादा का तो छोड़ ही दो। अब पॉइंट इज दैट कि सर आरबीआई का एक पॉलिसी, ये कौन सा पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी क्या हुआ, पहले कॉमर्शियल बैंक जिस रेट से आरबीआई से लोन लेता था उसका रेट था 6%, वो घट गया 0.5 से, अभी वो हो गया 5.5%। बस इस डिसीजन से मार्केट में लोन हो गया सस्ता। जैसे ही लोन सस्ता हो गया, ऑटोमेटिकली बैंकिंग स्टॉक्स का बिजनेस डेवलप होगा इस एक्सपेक्टेशन से, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, है ना, या एनी काइंड ऑफ फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, क्या बोलते हैं, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, ऐसे ऐसे फाइनेंस एंड बैंकिंग शेयर्स में बहुत भयंकर टाइप का ग्रोथ है। नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान से सुनना बात को, ये जो बातें हैं ये आरबीआई ने जो किया, ये कौन सा पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। हम यहाँ पर 2 पॉइंट में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 पार्ट आता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मैं आपको आरबीआई का रेट कट सुना रहा हूँ, ये कौन सा मार्केट के अंदर आता है, कैपिटल की मनी? बोलो। आरबीआई का रेट कट का जो घटना है, आरबीआई का रेट कट करने का जो डिसीजन है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैपिटल मार्केट का हिस्सा है कि मनी मार्केट का हिस्सा? मनी मार्केट। बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी बोलो ना, तो मॉनेटरी मार्केट में ही मॉनेटरी पॉलिसी लिया जाएगा, मनी मार्केट में ही मॉनेटरी पॉलिसी लिया जाएगा। तो आरबीआई का ये सब डिसीजंस मनी मार्केट के अंदर आते हैं। तो डिसीजंस हुआ मनी मार्केट में, इम्पैक्ट हुआ कैपिटल मार्केट। क्योंकि मैं जब बात किया शेयर का, शेयर खुला हुआ है। सुबह का क्लास करा था, चलो बोलो नाम बोलो। जैसे हाँ, रिलायंस में बैंकिंग का बात, जैसे बैंक निफ्टी उठा, हाँ, कब किस दिन रेट कट हुआ था? 6 जून, हाँ, 6 जून का बैंक निफ्टी का सिचुएशन। डे चार्ट में समझ नहीं आएगा तुम्हें, इसको आवरली कर लो। देख रहे, 6 जून 9:15। हमको तो 5 तारीख से ही अच्छे से पता चल गया था, तो क्लास में बोल भी दिया था। ये 55,600 700 में चल रहा था, वहां से मार्केट 56,550 1 घंटा में, 1 घंटे का कैंडल, ये कैंडल पूरा 1 घंटे में, 1 घंटे में 55,660 से बैंक निफ्टी, जिसके अंदर करीब 12 बैंक का शेयर छुपा हुआ है, वो 1 घंटे में 55,600 से 56,600, मैंने 1,000 पॉइंट का मूव 1 घंटे में। ठीक है, मैंने 1,000 पॉइंट का मूव, मैंने, समझ रहे हो? बैंक निफ्टी में 30 शेयर, मैंने 30, एक लॉट में 30 होता है, 30 इंटू 1,000 मैंने 30,000 1 घंटे में एक लॉट में इनकम। छोड़ो सर, अभी शेयर मार्केट क्लास नहीं है, इसी से ज्यादा पैसा का बात नहीं करूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको इम्पैक्ट दिखाने का बात के लिए, ये सब दिखाने में बड़ा मजा आएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन इसका मजा लेना होगा तो फिर अलग से टाइम निकाल के, कष्ट करके सुबह आना पड़ेगा। सुबह 9:30 से लेके 11:30 जान खा लूँ, कोई बात नहीं, समय नहीं है मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा इसी से ले लो, और क्या, नियम तो बोलता रहता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट भी आता है, कैपिटल मार्केट। अब शेयर कहाँ से आता है? वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा, समझे सर? शेयर शेयर मार्केट माने वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा। कैपिटल मार्केट में क्या है? सिक्योरिटी मार्केट, उसमें एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है।
सिक्योरिटी मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी मार्केट बने जब एक कंपनी अपना शेयर को स्टॉक मार्केट में जब तक लिस्टेड नहीं कर पाता, लेकिन अपने स्टॉक को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी के बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी। और जैसे ही एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाता है, फिर वो आ जाता है सेकेंडरी में। से फॉर एग्जांपल आज की डेट में जितना भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऑलमोस्ट 5 to 7,000 7,000 कंपनी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ऑलमोस्ट है ही, और भी आ रहा है, जा रहा, स्पेशली आ ही रहा। लेकिन बहुत सारा कंपनी लाइन पे भी लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कुछ कंपनी अभी लाइन पे लगा, जैसे ओशवाल पाम्स, इसका आज ही इसका ये निकला है सर आईपीओ का। मैं अभी तक इसको देखा नहीं कि कंपनी क्या है नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट देखा। ये देखो न्यूज पेपर में मेरे को सुबह सुबह मेरे को पता था इसका आया है। तो ये ओशवाल पाम्स क्या करता है नहीं करता, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा सर, न्यूज़पेपर में भी मिलता है, आजकल ऑनलाइन के थ्रू से काफ़ी सारा सोर्स है, वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक पंप बनाता है, सोलर पावर्ड एंड इलेक्ट्रिक पंप बनाता है। सोलर पावर का चीज़ बनाते, इलेक्ट्रिक पंप बनाता है। ठीक है, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए वो फार्दर मैटर्स। फिलहाल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कंपनी इतना दिन प्राइवेट बिजनेस कर रहा था, इतना दिन प्राइवेट लेवल पे बिजनेस कर रहा था। अभी ये कंपनी अपने आप को लिस्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? लिस्टिंग। इस लिस्टिंग प्रोसेस में कंपनी सेक्रेटरी का बड़ा रोल प्ले है। तुमको इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखाता हूं। ये जो टॉपिक है, ये जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, ये है प्रोस्पेक्टस। ये कहाँ पढ़ाया जाता है बोलो तो? कंपनी लॉ में। देखना मैंने जो कंपनी लॉ का बैकअप क्लासेस दिया, उसके अंदर तुमको प्रोस्पेक्टस मिलता। तो देख रहे हो सर कितना प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं रटाता नहीं, मेरे को रटाना अच्छा नहीं लगता, मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ। पढ़ोगे तुम, एग्जाम तुम्हारा, मेरा नहीं, है ना? एग्जाम तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा काम क्या है? पढ़ाना, दिखा दे क्या है, कहाँ है, कैसे पढ़ना है। कम से कम इस लेवल पे आके मैं तुमको ओ लिखो बेटा, ओ थोड़ी ना करूँ। हाँ, लिखो बेटा ये मैं भी कुछ दिन बाद मेरे बच्चे के साथ। बुरा मत मानना सर, बट मैं सच बोलता हूँ। हाँ, ये सब बात तो सच है ना। आप लोगों को मुझे दिखाना, ये सब ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर का कॉर्पोरेट लॉ में सर क्यों खोला? सीएस का काम दिखाने में। हाँ, क्या झूठ हो सकता है? माने रेड हेरिंग का मतलब? हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसका नाम है, ये फ्यूचर में बदल सकता है, लेकिन करेंटली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक कंपनी अपना शेयर को मार्केट में लिस्टिंग करता है, वो अपना डिटेल्स आरएचपी में डालता है, फिर ये सेबी पे जाता है, फिर सेबी इसको देख के अप्रूवल देता है। ठीक है, फिर अप्रूवल देने के बाद फिर कंपनी लिस्टिंग प्रोसेस में आता है। ये देख इधर, ये देख क्या लिखा है, सेबी आईसीटीआर रेगुलेशंस। जो कुछ भी हो रहा है सेबी रेगुलेशंस के थ्रू से हो रहा है, इनकम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, ये सब फॉलो करना पड़ता है। ये देख सारा रूल क्या है, सेबी का रूल। देखा, देख रहा है ये? अब तुम लोग जो ये वाला जो करंट जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, ये क्लास का जो लॉ का पार्ट है वो इसी के अंदर आता है। इसके अंदर हम लोग कौन सा लॉ पढ़ेंगे? ये सेबी लॉ, देख रहा है? ये सेबी लॉ के अंदर वो सब बोला हुआ है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, ये देख इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। ठीक है, जो शेयर के लिए सेबी का एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी कोई कंपनी को अपने आप को लिस्टिंग करने का जो प्रोसेस है वो कैसे करेगा। ठीक है, यही सब चीजें इसमें लिखा हुआ है। और ये सब्जेक्ट जो है
ये सब चीजों में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक सा एक कंपनी का आईपीओ का प्रोस्पेक्टस उठा के दिखा रहा हूँ, और ये पूरा काम कौन करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या नाम है, अनीश कुमार, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ये पूरा ड्राफ्टिंग करना इसी का भी। अगर कुछ भी इसमें गलत होगा तो पहले सीएस को ही पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर जिसको ओवरऑल बिजनेस का डिटेल्स पढ़ना आता है, फंडामेंटल पढ़ना आता है, अकाउंट्स रीड करना आता है, कंपनी एनालाइज करना आता है, या फिर फंडामेंटल सिखाता हूँ मैं इसको भी, ठीक है। तो फिर वो कंपनी का डिटेल सीख के, समझ के, कंपनी का भविष्य समझ के, इकोनॉमिक एनालिसिस समझ के, फिर वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। वो अलग बात हो जाता है। लेकिन हम लोग करेंटली बेसिकली हमारा करंट फोकस लीगल पार्ट में ज़्यादा है। और मैंने दो चीज़ हम लोग करेंटली पर्टिकुलर लॉ के थ्रू से कैपिटल मार्केट लॉ से सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट है क्या और उसका लॉ कैसे कैसे। बात समझ में? और इसके साथ कंपनी लॉ का भी बीच बीच में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, तो मैं आपको क्या बताया, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मार्केट इन फाइनेंशियल मार्केट। वन इज कॉल्ड मॉनेटरी मार्केट, अनदर इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। हम लोग मेनली सेबी लॉ में कौन सा लॉ, कौन सा मार्केट को बात जानेंगे, कैपिटल मार्केट, क्योंकि ये सेबी लॉ है, कैपिटल मार्केट है। यहाँ पर मनी मार्केट का उतना ज्यादा जिक्र नहीं होगा। मनी मार्केट का इंपॉर्टेंस हम लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट क्लास में करते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए। और ऐसे भी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है मनी मार्केट का डिस्कशंस, इकोनॉमिक्स में आता है। जो लोग मेरे पास सीए फाउंडेशंस का इकोनॉमिक्स पढ़ता है, उनको मैं डिटेल्स में एक एक पॉइंट को डिस्कस, मुझे सब जगह मिलता है, हर जगह में कहाँ क्या मिलेगा। अब जो टॉपिक जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है उस पॉइंट में बात कर, समझ रहे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ये नहीं बोलते, उसको, जिसको जिसको जो चीज ज्यादा है वो चीज उसको ज्यादा पढ़ने का मौका मिलता है। तो मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया। जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ दिया है, जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। ये सब क्या है, एक एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है कि जैसे कॉमर्शियल पेपर दो बड़ा कंपनी के बीच में चलता है कि जब मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट मार्केट में पब्लिश हो जाए, सपोज अचानक से रिलायंस को 500 करोड़ का जरूरत है। अब 500 करोड़ इमीडिएटली कोई बैंक नहीं दे सकता, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मे बी टाटा उसको दे सकता है या बिरला दे सकता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो वो फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में 500 करोड़ का जो भी जरूरत है वो इमीडिएटली पूरा हो जाएगा, विद इन 1 ईयर के अंदर पेमेंट करना है, वो सब कमर्शियल पेपर में आता है। तो दैट इज ऑल्सो थ्रू आरबीआई एंड बैंक्स के थ्रू से होता है। कंपनी कंपनी के लिए इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मैंने कंपनी में डिपॉजिट रखना है और बैंक के थ्रू से तुम उसका इंटरेस्ट पाओगे, इस तरह से। ट्रेजरी बिल्स, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू से इशू करता है। ट्रेजरी बिल्स में भी आप पैसा लगा सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा आरबीआई के डायरेक्ट वेबसाइट में। हाँ, सरकार का टी बिल होता है। ट्रेजरी मनी क्या होता है, जहाँ सरकार का कोषागार बोलते हैं इसको हिंदी में या बंगाली में, और वो टी बिल या ट्रेजरी बिल, 91 डेज टी बिल्स, 182 डेज टी बिल्स, 364 डेज टी बिल्स, विद इंटरेस्ट आप इस पैसे को इतना इतना दिन के लिए रख सकते। समझ में आ रहा है? तो जनरली बड़ा बड़ा कंपनी जिनके पास एक्सेस पैसा होता है और वो पैसे को कोई रिस्की जगह में डालना नहीं चाहता, सिक्योर जगह में डालना चाहता है, वो अपना एक्सेस पैसा को ऐसे सरकार के बॉन्ड पे, सॉरी ट्रेजरी बिल्स पे डाल देता है। समझ रहे हो सर? हम्म? समझ रहे सर? सारा खेल किस चीज का है, पैसा का। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट की मनी मार्केट। हाँ, क्या लिखा है, मनी मार्केट। अच्छा सर, हम लोग तो पढ़ तो रहे कैपिटल मार्केट, तो फिर बार बार मनी मार्केट का बात क्यों कर रहे हो? आप लोग का मेन सब्जेक्ट का नाम क्या है, कैपिटल मार्केट एंड सेबी लॉ, तो फिर हम लोग बार बार मनी मार्केट को काहे क्यों उठा रहे हैं? हाँ, बीच बीच में नहीं आ रहा सर।
मनी मार्केट के बिना कैपिटल मार्केट का कुछ औकात ही नहीं है। यही मेन सिर्फ सोर्स का एरिया है, यही सरकार है। मनी मार्केट होगा तो कैपिटल मार्केट ग्रो कर पाएगा। अगर मनी मार्केट ही नहीं है तो कैपिटल मार्केट कहाँ से ग्रो करेगा? जैसे तुम क्या जन्म लेते ही या जब से तुम कमाने लगते हो, तुम क्या डायरेक्टली पैसा शेयर मार्केट में डालते हो कि बैंक वगैरह में डालते हो? हाँ, लोन चाहिए क्या कंपनी के, शेयर मार्केट कंपनी के पास जाते हो कि बैंक के पास जाते हो? ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बैंक के थ्रू से चलता है कि शेयर मार्केट कंपनी के थ्रू से चलता है? अगर शेयर मार्केट ना रहेगा, म्यूचुअल फंड्स ना रहेगा, फिर भी कंपनी, ये देश चल सकता है। लेकिन बिना बैंक, बिना आरबीआई सिस्टम का ये देश फंक्शन कर ही नहीं सकता। इसलिए अगर तुमको मनी मार्केट समझ में नहीं आएगा, तुम कैपिटल मार्केट कैसे बनाए? मनी मार्केट में रिटर्न कम है। एज एन इन्वेस्टर्स हम लोगों को लगता है कि मनी मार्केट में तो 5%, 7%, 8% का रिटर्न है, क्या करें? मनी मार्केट सेफ है, मनी मार्केट में ही लोगों का भरोसा है, मनी मार्केट में ही देश का भविष्य है। मनी मार्केट से ही एक कंट्री अपने देश को चलाता है। लेकिन इसी मनी मार्केट के ऊपर बेस करके ही ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये सब चीजें बाद में डेवलप होता है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, इनके बिना वो कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग ना? इंटरेस्टिंग ना? आगे जोर है, इंटरेस्टिंग तो। सो नाउ द पॉइंट इज, जैसे आपको मैं कॉमर्शियल बिल बोला, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बोला, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक तरह का बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ये जनरली बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस में होता है। सपोज मान कि इसके साथ मेरा कुछ धंधा चलता है, ये क्या बेचेगा मेरे को? कपड़ा। चल टी शर्ट जींस का बिजनेस करते हैं, हाँ, करेगा? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचा था जब कोचिंग वोचिंग सीए करने के बाद ये सब बेकार है, कपड़ा का धंधा कर। हाँ, फटा जींस का क्या दाम देता है लोग? फटा जींस बेचो, पैसा का, अच्छा है ना? फटा जींस का भी पैसा देता है। जोक से पार्ट, वो फटा जींस बनाना इतना आसान नहीं है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, डिफिकल्ट है। ऐसे तो फिर तो कांची से काट के तुम भी घर में पहन सकते हो। हाँ, देयर मस्ट बी सम मेथड्स, है ना? क्या बोलते हैं इसको? फटा जींस को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलता है उसको, इसका एक नाम? डैमेज जीन्स। डैमेज जींस ना, डैमेज जींस बोलो। वो जो नी में जो फटा होता है, हाँ, उसको, उसका एक नाम है, डैमेज जीन्स नहीं बोलते। उसका एक ब्रांड नेम है, उसका नहीं, उस तरह का जीन्स का एक नाम है। मुझे इतना याद नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो गूगल करो आप। फटा जीन्स को क्या बोलते, गूगल को पूछो। हाँ, एक कौन बोल रहा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जैसे मान के इसके साथ मैं बिजनेस करूंगा, या अकाउंट्स में इसका एक टॉपिक आएगा, मैम करवाएंगे आपको, ठीक है? जैसे मेरे पास बेसिक खत्म होगा, फिर मैम के पास अकाउंट्स के क्लास में जब तुम लोग जाएगा, फिर मैम ये सब टॉपिक स्टार्ट करेगा, कर लेना सर, ठीक है? तो वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा कि तुम किसी कोई बिल ड्रॉ करेगा। सपोज तुमने मेरे से कोई सामान खरीदा, ठीक है, मैं तुमको जीन्स सप्लाई किया। अब तुम हमको बोल रहे सर अभी इतना पैसा नहीं दे सकते, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर हम बैंक के पास जाएंगे, तुम बोलते हो सर बिल ड्रॉ करो। क्या कर लो? बिल ड्रॉ करो, ठीक है? अब एक तुम मेरे ऊपर, एक मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ करूँ। बिल ड्रॉ करके वो बिल लेके हम दोनों बैंक में जाएंगे। बिल एक्चुअली मैंने तुम्हारे ऊपर ड्रॉ किया, तो इसलिए मेरे पास जो रहेगा उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। मेरे को पैसा मिलेगा, इसलिए मेरे पास जो रहेगा उस डॉक्यूमेंट्स को, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल।
और जिसको एक्चुअल पेमेंट किसको देना था, उसको देना था मेरे को, उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल, है ना। नाउ ये बिल्स पेएबल के कारण अब बैंक के पास हम लोग जाएंगे, मानो उससे मेरे को 10,000 रुपया पाना एग्जाम्पल, वो 10,000 रुपये के बदले बैंक हार्डली 100-200 रुपया या 400-500 रुपया काट लो। ये बैंक का रोजगार, ठीक है। ऐसा 10,000 का तो डील नहीं होता, लाख लाख रुपया का डील होता, करोड़ों का डील होता, ठीक है। तो बैंक उस हर लाख में करोड़ों में अपना पैसा बनाता रहे, ठीक है, सेफली सिक्योर। लेकिन हाँ, बैंक का रिस्क है ना, वो अभी क्या करेगा, वो तुम्हारे बिहाफ में मेरे को पे कर देगा। इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक टू यू, नॉट टू मी, है ना। तुमको लोन दे रहा है 3 महीना 3 दिन का लोन, कितना दिन का, 3 महीना 3 दिन का, ठीक है। अब 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 3 दिन जो है उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं, एक्चुअली 3 महीने का होता है और 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। 3 महीना 3 दिन, उसके अंदर तुमको वो बिल्स का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करने से फिर पेनल्टी लगेगा, ऐसा ऐसा चीजें चलता रहता है। ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में होता है, ठीक है। आज के डेट में चेक का भी ऐसा यूज होता है, वो भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, ठीक है। कोई किसी को चेक देता है, फिर चेक क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज, जब हम लोग 2 टॉपिक आएगा, एक लॉ का एक पेपर में आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वहां पर भी डिटेल्स में बोलते हैं इसके पीछे का लॉ, और मैम जब इसका अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री सिखाएगा तब भी आपको इसके बारे में डिटेल्स में और पता। नाउ ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर ऑल मनी मार्केट मैटर्स सर। अब धीरे धीरे आए सर कैपिटल मार्केट में, हाँ, मोटा मोटी एक आइडिया लग रहा है। कैपिटल मार्केट में जैसे कि सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी बने शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है ना। तो कोई कंपनी शेयर इशू कर सकता है, कोई कंपनी डिवेंचर, सेम कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकता है, लेकिन हाँ, शेयर क्या है, इक्विटी, डिवेंचर क्या है, लोन, है ना। अगर कोई कंपनी में आप शेयर में पैसा लगा रहे हो, मैंने आप कंपनी का मालिक बन रहे हो, लेकिन अगर आप किसी कंपनी को डिवेंचर दे रहे हो तो आप कंपनी का मालिक नहीं, आप कंपनी को लोन दे रहे हो, बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करे। और जब आप कंपनी को शेयर, कंपनी के शेयर में आप सब्सक्रिप्शन करते हो, तो बदले में कंपनी तुमको डिविडेंड देता है और तुम कंपनी का मालिक भी बन जाते हो। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर बाई चांस कंपनी बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो कंपनी तुमको कुछ भी पेमेंट नहीं कर पाएगा और तुम उस टाइम पे कुछ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन डिवेंचर के केस में तुम क्लेम कर सकते हैं। मैंने अगर कैरेक्टर में लोन हो तो यू कैन क्लेम, अगर कैरेक्टर में शेयर हो तो क्लेम नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कंपनी कोई फ्रॉड किया। अगर मानो कंपनी का जो मेन मालिक लोग हैं वो लोग सभी बाकी शेयर होल्डर को टीच कर, अगर ऐसा कोई बात हो तो आप कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हो और आगे जाके प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट फालतू में नहीं बैठा हुआ है ठीक है, कोर्ट फालतू में नहीं बैठा हुआ है। मैंने किसी के बारे में एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, तो एलिगेशन को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर बेस होना चाहिए, नहीं तो बिना बात में तो आज के डेट में ऐसा, हमारे देश में ऐसा नियम है कोई भी किसी के भी अगेंस्ट में केस कर सकता है, लेकिन केस करना ही मेन बात नहीं, उस केस को प्रूफ करना भी एक बहुत बड़ी डिसीजन हो। सो सिक्योरिटी मार्केट में जैसे शेयर को जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करते हैं, जैसे कि आईपीओ में दिखा रहा था आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो कौन सा पंप था, ओस ऑयल पंप्स आ रहा है, वो अपना शेयर इशू कर रहा है। इसका जो पूरा शेयर इशू का प्रोसेस है ना, ये जो जैसे ये 13 तारीख से लेके पूरा जो ये मैंने क्या बोलते हैं उसको, लिस्टिंग डेट 20 जून तक, 13 जून से लेके 20 जून तक का जो पूरा प्रोसेस है प्राइमरी मार्केट, जिस दिन ये लिस्टेड हो जाएगा, जिस दिन ये लिस्टेड हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉक, जैसे अभी अगर तुमको खरीदना है ये स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस चल रहा है आईपीओ मार्केट। इस प्रोसेस में तुम पार्ट लोगे तो तुम क्या बोलोगे, हमने प्राइमरी मार्केट से शेयर को खरीदा। खरीद सकते हो, कितना खरीद सकते हो, पर लॉट में मिनिमम तुमको कितना शेयर ऑफर कर रहा है, 24 शेयर एक लॉट में है, कम से कम 15,000 अप्रोक्स तुमको इन्वेस्ट करना होगा। एक एक शेयर का दाम 584 से 614 रुपए के बीच में है, इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। तुम इसके बीच में कोई भी दाम पे बीट कर सकते हो। जनरली मार्केट प्रैक्टिस है कि लोग जो हाईएस्ट दाम होता है उसमें बीट करते हैं। कंपनी का अगर बहुत नाम धाम है और बहुत अच्छा बिजनेस है तो शेयर का आईपीओ में मिलना मुश्किल होता है, बट अगर मोटा मोटी कंपनी है, उतना ज़्यादा हाईफाई मैटर्स नहीं है, तो शेयर का इशू मिल जाता है, मतलब शेयर आपको इजीली मिल जाता है। अगर कंपनी नाम नहीं है या फिर फालतू में बहुत पैसा मांग रहा है तो फिर कभी कभी उनका शेयर आईपीओ में इतना ज़्यादा बिकता। चलो ये सब बात तो शेयर मार्केट में रहने से आपको
पता लगेगा। ये सब बात मार्केट का बात हो, कि मार्केट में क्या हो, तो हम हमारा मेन फोकस क्या है, बार बार समझ रहे हो, कनेक्टेड है। इसलिए मार्केट समझने से मार्केट का लॉ भी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मार्केट का कुछ भी नहीं बोलूंगा तो मार्केट का लॉ कैसे समझोगे, है ना। देश के बारे में मालूम नहीं, देश का लॉ पढ़ने गया। हाँ, पहले अपना देश को तो 2 मिनट जान ले। बहुत सारे बच्चा लोग 11 12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, जो लोग आर्ट्स पढ़ता है, हाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है। मेरा एक घर के बगल में एक सीनियर है, मेरे से थोड़ा सा बड़ी है, दीदी है, वो कॉलेज में भी पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स पढ़वाने, पॉलिटिकल साइंस का ये कराते, गेस्ट लेक्चरर की तरफ काम करता है, लाइक पैरा टीचर टाइप होता है ना, ऐसा काम करता है। तो उसको कॉलेज ने दिया। आजकल पश्चिम बंगाल का कॉलेज भी ऐसा हो गया, अच्छा प्रोफेसर कुछ को नहीं लगता, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में प्रोफेसर रखा है, तो स्टूडेंट्स का क्या है। तो मैं एक दिन उसको बोला, अरे तुम तो पॉलिटिकल साइंस, मेरे को उतना पता नहीं था कि इसने अपने आप को डेवलप नहीं, तो मैंने उसको पूछा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में तुम मुझे थोड़ा समझा सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम ज्ञान है इस सब बारे में, क्योंकि मैंने तो इतना पढ़ा नहीं था स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, मेरा कभी पॉलिटिकल साइंस था नहीं। मेरे को पता था कि वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई किया है, कॉलेज तक मास्टर डिग्री तक की। तो मैं उसको जाके पूछा कि ये हमारा पूरा सिस्टम मुझे बता सकते हो, कि पूरा वोट सिस्टम, या फिर किस तरह से प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, कैसे प्रेसिडेंट चुनते हैं, कैसे संविधान का क्या कॉन्सेप्ट रूल है, बेसिक थोड़ा सा एक ओवरव्यू। वो मेरे को बस किताब पकड़ा दिया, बोले इसमें लिखा है पढ़ ले। अरे भाई वो तो मैं भी देख सकता हूँ, तो मेरे को ओवरव्यू दो ना, कॉलेज में पढ़ाती हो बोलो, बोले हम तो बस ऐसे ही स्टडी, क्या बोल, जो भी हो, कहने का मतलब यही है कि देश को नहीं समझेगा तो देश का लॉ को कैसे समझे, वो बस एक नोट बन जाएगा, है ना। उसको उन लोगों कैसे पास किया, नोट पढ़ पढ़, देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या बोलेगा। जिस कोचिंग में पढ़ता था, मेरे को सब पता है कैसे पढ़ाई होता है, कोचिंग में जो पढ़ता है ना, नोट देता है, नोट डेली ऐसे ऐसे इतना इतना जेरोक्स नोट दे दे, सब बच्चा लोग वही नोट पढ़, एग्जाम पास, नौकरी नहीं, यही यही दिक्कत है। समझ में आ रहा है सर। मेरे को थोड़ा डाउट था, इनको पूछने से शायद मेरे को जवाब नहीं, फिर भी अंदर का कीड़ा, मैं कुछ दिनों से ढूंढ रहा था, तो एक बार पूछते हैं शायद अपने आप को डेवलप कर, कुछ नहीं, थोड़ा सा तो समझा देता। मैंने, मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं, मेरे को तो पता ही है चीजें, थोड़ा मेरे को ऑर्गेनाइज तरीके से बता। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया ना, शेयर का, शेयर हो या डिवेंचर हो, ऐसे डिवेंचर, डिवेंचर वगैरह भी होता है, बॉन्ड वगैरह भी होता है। जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है तब उसे प्राइमरी मार्केट होता है, जब एक बार वो मार्केट में लिस्टेड हो जाए ना, तब वो सेकेंडरी मार्केट। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बॉन्ड मिलता है सब कंपनी, तो जब फर्स्ट टाइम बॉन्ड मार्केट में आता है, उसमें जब कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी। लेकिन एक बार मार्केट में लिस्टेड हो जाए, जैसे ये उस दिन हम लोग टैक्स के क्लास में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बॉन्ड, एनएचएआई का बॉन्ड 54 ईसी पढ़ रहे थे। हाँ, 50 लाख तक अगर तुम उसमें पैसा लगाओगे तो सरकार तुमको एक साल में 50 लाख तक छोड़ दे सकता है। कहाँ मिलता है, यहाँ। ऐसे इसमें तो बहुत सारा है, मैं तुमको ढूंढ ढूंढ के वही दिखा रहा हूँ। एनएचएआई दिख रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देख आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इनका बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 1000 का बॉन्ड एनएचआई का देख, प्रीमियम पे चल रहा है, ओरिजिनल प्राइस 1000 है, 1157 में चल रहा है। आरईसी का 1000 का 1242 में चल रहा है, ट्रेड हो रहा, सेकेंडरी मार्केट है। समझ में आ रहा है?
ठीक है। सो द पॉइंट इज कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, नॉट जस्ट इन शेयर्स, इन केस ऑफ बॉन्ड डिवेंचर्स पे भी आपको दिखाई देता है जो ट्रेड होता है। ठीक है। बाकी जब तुम शेयर मार्केट पढ़ेगा ना, तुमको एकदम ना एकदम और लाइव फील होगा, बहुत लाइव फील होगा। शेयर मार्केट में ऐसे होगा, आज नहीं तो कल पढ़ेगा ना, पढ़ना चाहिए सर, कहीं पे भी पढ़ो, पढ़ना चाहिए। चलो, ये कंपनी का डिटेल्स है, देख रहे सर। अब तुम यहाँ पर बाई सेल सब कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर फंड ऐड कर देंगे, बाई कर, समझ रहे हैं। लेकिन क्या लेना है, क्यों लेना है, इसका एक आइडिया। क्या यहाँ पर कैश है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, इंडेक्स है। कुछ कंपनीज है जहाँ जिसके थ्रू से तुम बॉन्ड वगैरह भी परचेस कर सकता है। बॉन्ड इधर भी मिल रहा है, एनएसई इक्विटी N2 दिख रहा है, IRFC, NHAI, NHAI आया था ना, देखा। ये सीरीज का नाम नंबर है, इसमें ऐड करने से ऐड हो जाएगा, 1020 रुपये में ट्रेड होगा। खरीदना होगा, एक एक क्वांटिटी खरीदेगा 1020 रुपये। शेयर मार्केट के अंदर ही तो बॉन्ड भी खरीद सकते। मेरा बस पहले मैं सब दिखा दूंगा, किताब की जो लिखा है सब समझ जाएगा, चीज तो जान लो। छोड़ो, ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, क्या है ना, कदर नहीं है, जानते हैं ना। जमाना ऐसा हो गया कि सही चीज का कोई कदर नहीं। देखो, लोग के टाइम पे किसी को बोलते थे ना, ये सब थोड़ा बता दो ना, कहाँ क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है, कैसे लो। जिनको पूछते थे वो बोलते थे, अरे हमको भी नहीं पता। लेकिन आजकल सिचुएशंस बना है, चीजें बना है, सीखना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, अच्छा यहाँ पर और एक बात, कैपिटल मार्केट में और क्या है, अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, मैंने या फिर एनी काइंड ऑफ लेंडिंग बोरोइंग, लेंडिंग माने बोरोइंग माने कि कोई कंपनी पैसा उधार दे रहा है, कोई कंपनी पैसा बोरो कर रहा है, वो पार्ट भी कैपिटल मार्केट के अंदर, एनी अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड, कुछ बातें हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कि लेंडिंग बोरोइंग कितने कितने तरीके से। फाइनेंशियल मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स है, जैसे क्या लिखा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल दिखाते हैं, क्या लिखा है, इसमें देख रहे हैं, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बेसिकली क्या होता है ये पहले जान, फिर जब तुम इस कंपनी का शेयर को देखेगा ना, इसको जब पढ़ेगा तो तुमको समझ में आएगा कि इस बिजनेस पे कौन कौन, मैंने कौन सा बड़ा बड़ा कंपनी इस कंपनी का शेयर को परचेज कर रहा है। ये लोग नहीं सर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग, इनको बोलते हैं BRLM या बुक रनिंग लीड मैनेजर। इनका काम होता है कि कंपनी के शेयर्स को, इसको जितना पैसा का जरूरत है, जैसे कि कितना 400-500 करोड़ चाहिए था ना इसको, कितना, सॉरी 1387, ठीक है, 1387 करोड़ जो इतना इसको चाहिए, ये पैसा इनको उठा के देगा ये कंपनी। जैसे IIFL कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, CLSA, JM फाइनेंशियल्स, नुभावा, ठीक है। इनका काम है इस पूरा मार्केट से पैसा रेज करके देना, रेजिंग ऑफ कैपिटल। बदले में इनको क्या मिलेगा, कमीशन। इनको BRLM कहते हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी कहते हैं, ये भी लॉ में पढ़ाया जाता है सर, पता कर लो, सब एक ही चीजें हैं, अभी नहीं है तो बाद में। समझ में आ रहा है, अब पॉइंट आ रहा है तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल कोई ना कोई टॉपिक के अंदर ये टॉपिक भी आ जाएगा, हु इज कॉल्ड BRLM, ठीक है। इनका अकाउंटिंग भाषा में इनको और एक चीज बोलते हैं, अंडर राइटर्स, क्या बोलते हैं,
देखिए मैं आपको ये नहीं दिखाने जा रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब जब कोई स्टॉक पहले से कोई खरीदे जाता है तो स्टॉक्स में पहले से कौन बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स हैं या फिर अभी उस कंपनी का कौन कौन शेयर होल्डर बन सकता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि QIB माने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्या कोई बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस इस कंपनी का शेयर को होल्ड कर रहा है। ठीक है, शेयर को कौन कौन होल्ड कर रहा है, उसमें क्या QIB है या फिर सब रिटेलर्स है और कंपनी का मालिक लोग। QIB है तो QIB का डिटेल्स, तो एग्जैक्टली जो भी ऐसे होते हैं जैसे कि QIB फॉरेन पोर्टफोलियो, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर कैपिटल। ठीक है, वेंचर कैपिटल कौन होते हैं, जब कोई बिजनेस बनता है उसके स्टार्टिंग लेवल में, ये तो स्टॉक मार्केट में आ गया, ये स्टॉक मार्केट में आने से पहले इस कंपनी को पहले भी पैसा लगा होगा। आज 1300-1400 करोड़ क्या वो जन्म लेते ही कर रहा है क्या, नहीं, पहले काफी बिजनेस करके आया है। ठीक है, मे बी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 2003 से है, तो पहले भी बिजनेस किया होगा, उस टाइम पे भी पैसा जुगाड़ किया होगा। तो वो इनिशियल लेवल में जिनसे पैसा जुगाड़ करते हैं उनको वेंचर कैपिटल, जिनसे जुगाड़ करते हैं उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, और जो पैसा आता है उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर माने बिजनेस, बिजनेस करने का जो इनिशियल लेवल में पैसा जुगाड़ होता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। মনে থাকবে तो किताब में सब लिखा हुआ है, बुक्स के अंदर सब लिखा हुआ है। एंकर इन्वेस्टर्स, जो लोग मोटा मोटी बिजनेस के स्टार्टिंग लेवल में पैसा डालते हैं, और इनका पैसा का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैंने जैसे अभी कंपनी 1300-1400 करोड़ उठा रहा है ना, तो जो लोग एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ दिनों तक बिजनेस पे बना रहे, उनका पैसा इमीडिएटली सेल करने का राइट, देयर आर सर्टेन पीरियड जब तक एंकर इन्वेस्टर्स बिजनेस पे अपना पैसा बना के। लिख देता है जनरली एंकर इन्वेस्टर्स कब तक लॉक इन कर सकता है, ये देख लें। लॉक इन एंडेड ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स 16 सितंबर 2025। समझ रहे हैं, लॉक इन एंडेड फॉर एंकर इन्वेस्टर 50% लोग 18 जुलाई तक रख सकते हैं, बाकी 50% 16 सितंबर। मैंने सारा, ये लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ये मानो कल अगर कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में थोड़ा गेन हो गया या फिर उतना ज्यादा गेन नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्या सोच सकता है कि अरे भाई नहीं हो रहा है निकल जाते हैं। अगर ये लोग कंपनी छोड़कर चला जाएगा तो कंपनी का शेयर तो धड़ाम करके गिर जाएगा। तो कंपनी धड़ाम करके ना गिरे, एक प्रोसेस में मार्केट में उसको थोड़ा तैरने दो, फ्लोट करने दो, फिर वो मार्केट में नॉर्मल डिमांड सप्लाई के अंदर आने दो, उसके बाद अगर तुम चाहो तो निकल सकते। अगर बिजनेस अच्छा है तो ये लोग नहीं निकलते, रह जाते हैं। लेकिन एक डेट जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि आते ही निकल जाओ, लिस्टेड जैसे ही हो गया निकल जाए, नहीं, हम लोग निकल सकते हैं। जैसे हमारे जैसे नॉर्मल लोग IPO में अप्लाई करके जिस दिन लिस्टेड होगा, जैसे ये 20 जून को लिस्टेड होगा ना, अगर पैसा प्रॉफिट हो जाएगा तो हम लोग सेम दिन पे निकल सकते हैं। लेकिन एंकर्स का राइट, ऐसा मार्केट का नियम है, नियम ये सब लिखा हुआ है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNI क्लाइंट्स बोलते हैं इनको, बड़ा बड़ा अमाउंट में बिजनेस में पैसा लगाते हैं। मार्चेंट बैंकर्स, अभी जिनके बारे में मैं दिखा रहा था, चलो आ ही गया पॉइंट, वो जिनको अंडर एंडर्स बोला, BRLM बोला, ये लोग मार्चेंट बैंकर्स होते हैं, मार्केट से पैसा रेज करके देते हैं। रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, MUFG क्या है ये, रजिस्ट्रार। MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका पहले नाम था लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अभी उसका नाम हो गया MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट पर्सन है शांति गोपाल कृष्णन। इनका काम है ये जो शेयर जिसको जिसको मिल रहा है, इनको ROC के साथ जुड़ गए शेयर होल्डिंग का पूरा डिटेल्स रेडी करना, कि किसको किस कौन कौन अप्लाई किया उसका डिटेल्स रेडी करना, फिर वो डिटेल्स को सबमिट करना, ROC में जाना और पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना, और ट्रांसफर भी करना। अगर कोई शेयर छोड़ छोड़ के इधर उधर करेगा तो ट्रांसफर को भी सेटलमेंट, हाँ ये MUFG करेगा, शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्टर। और भी कंपनीज होते हैं, यहाँ पर ये वाला इसका नाम दिया है
इवन आपको शेयर में अप्लाई करने के बाद अगर आपको शेयर मिला है कि नहीं मिला है, आप इसको चेक कर सकते हो इसके वेबसाइट में जाके। जैसे अगर हम इधर लिखे ना, सपोज अगर तुमने कोई कंपनी के शेयर में अप्लाई किया, तो पब्लिक इशू, राइट इशू, जो भी, ठीक है, पब्लिक इशू में क्लिक कर। तुमको अगर पता करना है, जैसे रिसेंटली जो जो कंपनी रिसेंटली आ चुका है उनका डिटेल्स तुम इधर ही देखो, स्कोडा ट्यूब्स, नेपचून पेट्रोकेमिकल्स, जो भी है, तुम इसमें अपना पैन नंबर डालो। अगर तुमने अप्लाई किया था, सबमिट करो, तुमको मिले है कि नहीं मिला है पता नहीं। समझे? हाँ, क्या हुआ? तो का हाँ, तो का हुआ का? समझा का? समझा कि नहीं? हाँ, सब सिस्टम है सर, सिस्टम में ही सब कुछ चलता है। बस आप लोगों को ये सब सिस्टम चाहिए, आ गया अंडर राइटर्स, बैंकर्स टू एन इशू। वैसे जनरली हर इशू के पीछे कोई ना कोई बैंकर्स रहता है कि उसको प्रोसेस में कोई ना कोई बैंकिंग सिस्टम हेल्प करता है। वो भी मैंने बैंकिंग सिस्टम मैंने बेसिकली इस पूरा इशू प्रोसेस का पैसा कहीं ना कहीं तो जमा होगा, कोई ना कोई बैंक तो होगा। वो एचडीएफसी हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस कैपिटल अलग है, एक्सिस कैपिटल मार्जिन बैंकर या अंडर राइटर्स, ठीक है, बट बैंक अलग होता है, वो एक्सिस बैंक बोल के होगा। तो वहाँ पर बैंक का नाम भी जनरली होता है, थोड़ा रीड करने से कौन सा बैंक में पैसा जा रहा है वो भी दिखा देता है। यहाँ पर है नहीं अभी, डिटेल्स में थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समझ गए सर, बैंकर्स, ये तो बहुत इजी पॉइंट है। डिबेंचर ट्रस्टी, जब डिबेंचर मार्केट में इशू होता है, सिर्फ डिबेंचर ट्रस्टी बना जाता है। डिबेंचर ट्रस्टी का क्या काम है? जैसे मैं आपको भी शेयर दिखाया, मार्केट में डिबेंचर भी इशू होता है। इसको क्या बोलते हैं, जब शेयर में तो आईपीओ आता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जनरली डिबेंचर वगैरह सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू से। Sorry. ये किसी कंपनी का सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ये डिबेंचर वगैरह के केस में ऐसा होता है, ठीक है। ये भी प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अब इसमें कंपनी अलग अलग टाइम पे, मैंने सपोज कंपनी को 2000 करोड़ डिवेंचर मार्केट से रेज करना है, वो भी पैसा है बट ये लोन है, ये शेयर नहीं। अब इस पैसे को जो कंपनी रेज करेगा, तो अब 2-2 हजार करोड़ का, क्योंकि लोन है, लोन का और शेयर के केस में क्या चीज है कि शेयर का पैसा अगर रिपे करने में कंपनी देरी करे या फिर कंपनी का लॉस सिचुएशन से नहीं कर पा रहा है, डायरेक्ट कोई लीगल मैटर्स डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करता, करेगा अगर कोई केस करेगा, सिचुएशन खराब होगा तो होगा, ऐसा बात नहीं। मैंने शेयर होल्डर में, मैंने शेयर होल्डर बनना कोई ऐसा बात नहीं कि रास्ते में पड़े हो, कोई देखने वाला नहीं है, इट्स नॉट लाइक। बट क्या है कि डिवेंचर से लोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस करके सबसे पहले उनको पैसा रिपे करना पड़ता है। मैं लास्ट दिन दिखाया था ना लिवरेज चैप्टर्स में, ईबीआईटी से सबसे पहले क्या जाता है? इंटरेस्ट। और डिवेंचर में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। इसलिए इनका पैसा सारा प्रॉपरली मैनेज हो, क्योंकि ये मैंडेटरी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, क्योंकि ये दूसरे का लोन है। मैंने कंपनी के लिए क्या है, कंपनी किसी से लोन ले रहा है तो कंपनी को लोन रिपे करना पड़ेगा। इसलिए डिवेंचर इशू करने से पहले डिवेंचर ट्रस्टी, ये देखो नाम भी दिया है, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये लोग पूरा प्रोसेस को अप्लाई करेगा, इसको भी एलआरए भी बोलते हैं, लीड मैनेजर्स भी बोलते हैं। बट जनरली ऐसे बिजनेस पे ऐसा ट्रस्ट रहता है जिनका काम है इस पूरा, जब कंपनी का सारा मैटर्स कवर हो जाए तो ये बीकॉन, ये डिवेंचर ट्रस्ट, बीकॉन, इसका नाम ट्रस्ट है बट ये ट्रस्ट का एक्चुअल काम इस केस में कर रहा है, बीकॉन ट्रस्ट लिमिटेड। ये इतना पैसा वाला होता है
ये हर कोई ट्रस्टी नहीं बन सकता। ट्रस्ट का काम क्या है कि कंपनी जिस पर्पस में पैसा लिया है उस पैसा को देखे, और अगर बाई चांस ना कर पाए तो ट्रस्टी ट्रस्टी उस कंपनी के अगेंस्ट में पूरा जो भी लीगल प्रोसेस है करेगा, और इवन जरूरत पड़ने से इनको अपने पॉकेट से भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रस्टी बनना कोई मामूली बात। आप लोग अपना स्कोप समझ रहे हो सर? जितना काम उतना स्कोप। बहुत लोग मुझे पूछते रहे कि क्या जवाब है, अरे भाई तुम पढ़ा नहीं ठीक से। ठीक से पढ़ता, ठीक से समझता, अपने आप को उस हिसाब से बनाता, उस जगह में अप्लाई करता, उस तरीके से बनता तो ना। पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, नहीं क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अगर तुमको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मतलब तुम एग्जाम पास कर गए किसी तरह से, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि तुमने पास किया कैसे। और अगर किया भी तो छोड़ दो उसको, फिर से फेल करवाओ खुद से, फिर से पढ़ो, है ना? अरे पास करके भी अगर मेरे को आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर ऐसा पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। देखा डिवेंचर इंडस्ट्री? हाँ, यहाँ पूरा बैठे बैठे पूरा चैप्टर हो गया। बैठे इतना बड़ा चैप्टर है, 500 नहीं कितना पेज का है ये तो पूरा किताब 584, हाँ 184 पेज का है। ये 584 तो पूरा किताब का है। ये चैप्टर हो जाएगा 50-60 पेज का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है, ये है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? आ रहा है ना? अब एक एक करके लाइन बाय लाइन सारा पॉइंट एक बार कवर अप कर लेना। फिर इधर देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है? शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, आईडीआर है, वारंट्स है, आरईआईटी है, इनवीट्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। जैसे मैं लास्ट दिन इनवीट्स और आरईआईटी दिखाया था, याद है तेरे को? क्या है, क्या पढ़ाई नहीं करता है, भूल जाता है? लास्ट दिन कोई और था नहीं, वो अकेला पढ़ता। इनवीट आए, सब बोले क्या क्या खाता, क्या है? बादाम खाया कर, बादाम खा, बादाम खा, बादाम नहीं खाएगा तो सब भूल जाएगा। कौन सा बादाम? अल्मोंड्स। ठीक है, हाँ उससे बेहतर है मामरा गोली देसी वाला का, महंगा है। मामरा गोली नहीं जानता? जो आलमंड्स होते हैं उससे बेहतर वर्जन एक देसी वर्जन होता है हमारा, थोड़ा सा ऐसे चपटा टाइप का होता है, थोड़ा सा सेम अमाउंट जैसा ही है, थोड़ा सा मैंने मुंडी के वहां पर ना ऐसे दबा हुआ है, उसका दाम ज्यादा है। अमाउंट दाम बादाम तुमको 700-800 रुपये केजी मिलेगा, और जो मामरा गोली होगा ना, इंडियन आलमंड्स है, उसका दाम कम से कम 2 से 2,500 रुपये केजी। हाँ, कौन खाएगा? जिसको गुण पता है वो खाता है। आलमंड जो आता है वो अमेरिका से आता है। ठीक है, वहां पर बहुत हाई लेवल प्रोडक्शन होता है, और हमारा आलमंड जो है ये कश्मीर का है। हाई, बहुत रिच इन फाइबर है, बहुत रिच इन विटामिन है। मैंने आलमंड से तो बहुत गुना ज्यादा बेनिफिट तुमको इसमें मिलेगा। हाँ हाँ, क्या? हाँ महंगा है, इसलिए महंगा है, लेकिन उसका 2 पीस सुबह सुबह पानी में भिगो के खाएगा, माथा काम करेगा। अगर नहीं खा सकते आलमंड ही खा ले भाई। इंडियन बुद्धि नहीं आए, कम से कम अमेरिकन बुद्धि आ जाए। देखो सर, चलो मैं आपको एक बताता हूँ, बाकी जो भी बाकी रहेगा नेक्स्ट क्लास में बता। जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स था ना, ईटीएफ। चलो ईटीएफ खरीद के दिखाते हैं। जैसे अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बट गोल्ड के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा,
सिर्फ और अगर मैं गोल्ड पे पैसा लगाना चाहूँ, मेरे को 6 लाख 7 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लग जाएगा। मैं लिखूंगा गोल्ड M6। गोल्ड का फ्यूचर ऑप्शंस खरीदा जा सकता है, बट अगर आप गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपको, अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस का एक्टिवेट नहीं है, दूसरे जगह में है, ये वाला एक्टिवेट नहीं है। मोटा मोटी आप मान के चलो 6 से 7 लाख रुपया लग जाता है। ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके किसमें कर सकते हो, गोल्ड ETF में कर सकते हो। गोल्ड ETF, ये वाला गोल्ड 20 दे रहा है, ये ETF है। वो जनरल गोल्ड का प्राइस तो लाख में आ जाएगा, ऑलमोस्ट 95,000, 1 लाख रुपया 10 ग्राम का। बट गोल्ड 20 तुमको कितने मिल रहा है, 83 टका 13 पैसे खरीदने। हाँ हाँ, 83 रुपीज। हाँ, देखते पेजेस। हाँ, 83 रुपीज एक यूनिट के लिए। 100 यूनिट खरीदेगा। ठीक है, अब जैसे कि रिसेंटली इसका दाम जैसे हुआ है, देख रिसेंटली गोल्ड का दाम बढ़ा है, वो ईरान के साथ इसराइल का वार छेड़ा है, तो इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तो गोल्ड ETF का दाम भी। तो अगर तुम्हारे पास गोल्ड खरीदने का पैसा नहीं है, या तुमको इतना पैसा लगाने में चिंता हो रहा है, तो अगर तुमको एनालिसिस करना आता है मार्केट, तो तुम सही टाइम पे खरीदेगा। जैसे यहाँ पर देख, से फॉर एग्जांपल तुम अगर 2 बजकर, देख इस टाइम पे कितना चल रहा था, ये मिनट चार्ट है, इसको डे चार्ट में करते हैं। से फॉर एग्जांपल तुम अगर कितना दिन पुरानी बात करें, रिसेंटली लिखते हैं, मोटा मोटी इस टाइम पे तुमने मानो 77 में तुमने खरीदा, तो 83 रुपया चल रहा है, तो कितना 5 टका है ना। तो अगर तुम 100 शेयर 100 ETF खरीदते, 100 × 5 500 टका, इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, 8,000 रुपया। 8,000 रुपये में 500 टका बहुत होता है, बैंक भी नहीं देता। कितने दिन में हुआ है, हार्डली 1 हफ्ता 2 हफ्ता में। ये पूरा पैसा गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, गोल्ड का दाम बढ़ेगा ये बढ़ेगा। जैसे मैं तुमको अगर पूरा चार्ट दिखाऊं ना, ये देखो, ये 2024 में अगर किसी ने पैसा लगाया था ऐसे, तो अगर तुम मेरे पास पढ़ते ना कमोडिटी क्लास, तुम अब तक लेके बैठे होते। मैं 2023 के स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ कि गोल्ड में पैसा लगा दो। देख 43 टका चल रहा था, 2 साल में पैसा डबल। बैंक देगा, पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ। देख 2023 के एंड पे पैसा चल रहा था 43 44, अभी कितना चल रहा है 83 84, डबल हुआ कि नहीं हुआ। अरे मेरे पास कमोडिटी में पढ़ता ना, तेरे को पता लग सकता। अरे सर ने बोला, मेरा क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ो। एनवायरनमेंट में रहेगा, ऑटोमेटिकली पनपता जाए, फिर महंगा फ्रूट होके निकल जाए। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो करता हूँ वो बोल रहा हूँ। अपना तारीफ क्या कर, है ना, अपना तारीफ करने का कुछ बचा नहीं मेरे पास। लेकिन सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपया गोल्ड का दाम जाएगा, ये मैं कितना बार क्लास में बोला, तुम बिलीव नहीं करें। और एक गोल्ड का दाम 75,000 से चिल्ला रहा हूँ। तो ETF, तो बेसिकली ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो पूरा फंड का पैसा कहाँ पर लगा हुआ है, गोल्ड। गोल्ड का दाम बढ़ेगा पर हाँ, उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, बट फंड है, एक तरह का म्यूचुअल फंड, जो अलग अलग लोगों से पैसा लेके यहाँ पर फंड बना के चला रहे हैं। मिनिमम प्राइस 83 है, 83 अभी है, कभी 43 भी था 2-3 साल पहले, तो और भी सस्ता में मिल रहा था। गोल्ड जब सस्ता था ये भी सस्ता था, गोल्ड जब महंगा हुआ ये भी महंगा। हाँ हाँ हाँ, अब मार्केट चल रहा है, तो लाइव है, तो ये चेंज हो रहा है ना। हाँ लाइव है, तो कमोडिटी मार्केट रात को 9-15 बजे, सुबह 9-15 बजे खुलते हैं, रात को 11:45 तक चलता है। नहीं ETF नहीं खरीद सकता अभी तो, बट गोल्ड खरीद सकता है। नहीं ETF नहीं, ETF तो 3:30 बजे तक ही खरीद पाएगा। ETF 3:30 बजे तक ही खरीद, लेकिन गोल्ड खरीदेगा तो गोल्ड खरीद अभी खरीद सकता है, जरूर। तुमको मालूम पड़ रहा है। हाँ, इसको एक्सचेंज रेट ऐसे बहुत सारा है। मैं गोल्ड सिल्वर पे बोलूंगा, सिल्वर में दिखाऊंगा, सिल्वर में भी ETF है।
निफ्टी 50 का तुम शेयर में नहीं लगा सकता, निफ्टी 50 के ETF में लगा, निफ्टी 20 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निफ्टी 20। शेयर की तरह इतना महंगा नहीं आता, सस्ता है। कितना चल रहा है, 277 टका। खरीदेगा तो 277 टका में ही मिल जाएगा एक शेयर। अब जितना खरीद सकता है, 1000 होगा 1000, 10,000 होगा 10,000। निफ्टी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। सस्ता है, स्टूडेंट भी कर सकते, बट हमको पता होना चाहिए कि बढ़ेगा क्या, इसके लिए तुमको पढ़ाई करना चाहिए। 500 टका भी लगाओ अपना है, बढ़े तो मजा है ना, फालतू में तुक्का करके क्या करें। लेकिन सीखने के लिए काफी है और पैसा बनता है, बैंक से ज्यादा मिलता है अगर एनालिसिस सही हो, सही टाइम पे करो। बैंक से, पोस्ट ऑफिस से ज्यादा मिलता है इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड इफ योर टाइमिंग वाज प्रॉपर। चलो, आज काफी सारे एसेट्स में डिस्कस किए। आप लोग घर पे एक बार किताब से प्लीज एक बार सारा गो थ्रू करें। हाँ, देखना अगर कोई पॉइंट में कोई डाउट रहे, ये CS का ही मैथ से पढ़ा है मैंने, ठीक है। अगर कोई पॉइंट में कोई भी डाउट रहे, जस्ट आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास कि सर मुझे ये पॉइंट समझा दो, मैं समझा नहीं, ठीक है। और जो तो पॉइंट में आज डिस्कस नहीं किया वो मैं नेक्स्ट क्लास, प्लीज एक बार आप लोग कवर, ठीक है। सर आज का क्लास इतना ही है, बाकी मिलेंगे कुछ मिनट बाद कंपनी लॉ की क्लास में। सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स। Bye, sir. बाय। Yes, sir.